वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 कृषि के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी हमने देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वे पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन बहु वैकल्पिक क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक आंसर जो है वो चूज करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है पहले जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि की उस प्रणाली को इनमें से कौन सा ऑप्शन दर्शाता है जो फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसमें पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है रोपण कृषि, तीसरा है बागवानी और चौथा है गहन कृषि। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ख, रोपण कृषि। मतलब रोपण कृषि जो है वो ऐसी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जहाँ पे हम बड़े क्षेत्रों में जो है उगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाइए कि इनमें से कौन सी फसल जो है वो रबी फसल कहलाती है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि रबी फसल और खरीफ फसल क्या क्या होते हैं। तो पहला है चावल, दूसरा है मोटे अनाज, तीसरा है चना और चौथा है कपास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको चना जो है वो रबी फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ग, चना। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल हम किसे कहते हैं। पहला है दालें, दूसरा है मोटे अनाज, तीसरा है ज्वार तिल और चौथा है तिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो फलीदार फसल होती है वो होती है दालें। दालों की जड़ों में जो है वो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और यह क्या होती है, दालें एक फलीदार फसल होती हैं। चौथा क्वेश्चन है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। मतलब सरकार क्या करती है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए सरकार करती है। तो पहला है अधिकतम सहायता मूल्य, दूसरा है न्यूनतम सहायता मूल्य, तीसरा है मध्यम सहायता मूल्य और चौथा है प्रभावी सहायता मूल्य। तो जिसका आंसर है वो हो जाएगा सरकार क्या करती है, न्यूनतम सहायता मूल्य जो है वो घोषणा फसलों को सहायता के लिए देती है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है कि एक पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक या भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि एक आप पेय फसल का नाम बताएं जिसको उगाने के लिए मतलब किस तरीके से खेती की जाती है, इसमें कितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले पेय फसल तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पे चाय का उदाहरण लेंगे। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर में कोशन, नम और पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली इसी वर्षा पर इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। पहला नंबर पे जो है चाय का उत्पादक देश चाइना है। उसके बाद जो है भारत का नाम आता है पेय फसल में। तो पेय फसल के क्षेत्र में जो है हमने यहाँ पे चाय का एग्जाम्पल लिया। चाय जो है वो आपको कहाँ उगाई जाती है, तो ये एक पौधे के रूप में है जहाँ पे ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से निर्मित हो। उसके बाद इसमें ह्यूमस मिला हो। ह्यूमस आप जानते हैं जो मरे सरे गले जीव जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों में मतलब उसको बढ़ने में सहायता करते हैं, वो मिट्टी में मिले होते हैं। ये जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होती है जहाँ पे जल निकासी यानी कि ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं। असम जो है वो चाय के लिए फेमस है। चाय के लिए वर्ष भर जो है वो कोशन होना चाहिए, नम वातावरण होना चाहिए, पाल रहित होना चाहिए, मतलब थोड़ा ठंडा अवश्य पड़ना चाहिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा में कोमल पत्ती क्या करती है, उनको तोड़ लिया जाता है और उसके बाद जो है मतलब इसका प्रयोग जो है वो चाय के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो है भारत विश्व का क्या है, चाय में उत्पादन देश में अग्रणी है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहाँ यह पैदा की जाती है और उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए जो गेहूँ भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद जो है आपको बताना है कि यह जो है यह देश कौन सा है। तो और उत्तर पश्चिम भागों में जो है गेहूँ पैदा की जाती है। गेहूँ को कहाँ पैदा किया जाता है, उत्तर पश्चिम भागों में पैदा किया जाता है देश में। यह भारत के उत्तर पश्चिम भागों में जो है गेहूँ उगाई जाती है। गेहूँ उगाने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं वो उत्तर पश्चिम में गंगा है। गंगा में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पे गेहूँ उगाने में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता मिलती है। और सतलुज नदी का मैदान है, दक्कन काली मिट्टी वाला प्रदेश है। और जो भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारत में जो है गेहूँ की खेती जो है वो मुख्य रूप से की जाती है। पहले जो गेहूँ की खेती की जाती थी इसमें उतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है हरित क्रांति के बाद जो है
गेहूँ के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, जैसे कि मिट्टी की जाँच करना, अच्छे किस्म के गेहूँ जो है वो उगाना, उसके बाद जो है मतलब खाद वगैरह जो है वो डालना, समय-समय पर इसकी देखभाल करना, उसके बाद कीटनाशक यंत्र का जो है प्रयोग करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गेहूँ के लिए जो है काफ़ी मुख्य रूप से योगदान में आगे भी रहीं, और हरित क्रांति के आ जाने से जो गेहूँ की पैदावार जो है वो दुगनी-तिगुनी हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों की कार्यक्रम की सूची बनाएं। सरकार ने जो भी किसान के हित में किया, मतलब वो आपको समझ लीजिए कि 19 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी के बीच में जो कुछ भी सुधार हुए हैं उसमें सरकार ने क्या क्या किसानों की स्थिति में सुधार किया है। तो जोतों की चकबंदी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। अब जो है मतलब किसानों को यह सिखाया जाता है कि किस मौसम में कौन सी खेती करनी चाहिए, और मतलब वो क्या कहते हैं, मिट्टी की जाँच करना, बीजों की जाँच करना, कीटनाशक का कैसे प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम किसानों को सीख दी जाती हैं। और ज़मींदारी प्रथा जो अंग्रेज के समय थी, जैसे कि मतलब वो कर का एक साधन ज़मींदारी ही थी, उसको जो है उसका अंत कर दिया गया, अब ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा किसानों की स्थिति में सुधार किया है, क्योंकि पहले किसानों को बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती थी। अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति के आ जाने से किसानों को खेती की नवीन जो सुविधा है वो मालूम चली, किस तरीके से खेती की जाती है, कौन से बीज रोपे जाने चाहिए, कौन से खाद पटाए जाने चाहिए, कब काटा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। पशुओं की नस्ल में सुधार किया गया, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, पशुओं की नस्ल में सुधार किया गया कि कौन सी गाय जो है वो बहुत अच्छा दूध देती है, और मतलब किस तरीके से इनका पालन पोषण किया जाएगा ताकि जो है किसान खेती के साथ साथ जो है दूध का भी उत्पादन कर सके। बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। सरकार ने किसानों को बाढ़, चक्रवात और जैसे कभी भी अगर खेती वगैरह में आग लग जाता है या बीमारी हो जाती है तो उस समय फसल बीमा करवाया जाता है, जहाँ पे अगर नुकसान होता है तो सरकार जो है उसका पैसा जो है किसानों को देती है। छठा है, किसानों को कम दर पर ऋण दिलाया जाता है ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के द्वारा, जहाँ पे किसान अपने लिए ज़मीन खरीद सके, खेती कर सके, मिट्टी या अन्य चीज़ों की जांच करना, बीजों की खरीदारी करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, और ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा, मतलब जो खेती से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का प्रयोग कैसे मतलब किसान करे और किस तरीके से इन्हें खोजे और ख़रीदे। तो इन सब के लिए जो है सरकार ने किसानों को जो है मतलब लोन की सुविधा भी दी गई है। किसानों के लाभ के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है। व्यक्तिगत अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए बीमा की भी मतलब योजना जो है वो दी गई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के द्वारा जो है विशेष कार्यक्रम लगाए जाते हैं, जहाँ पे किसानों को उन्नत तरीके से खेती करना जो है वो सिखाया जाता है। किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है, कि जो किसान का अन्न है उसको वो कहाँ पे अच्छे दामों में बेच सके, जहाँ पे उन्हें जो है फ़ायदा मिल सके। इसमें ब्रोकर बीच में न पड़ के जो है उनका बिचौलिया जिसे बोलते हैं वो माल खरीद लेता है किसान से, और किसानों को सस्ते दामों पर बेचता है और बाज़ार में महंगे दामों पर बेच के मुनाफा कमाता है। तो बिचौलियों का शासन न हो, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीदी मूल्यों की घोषणा भी सरकार जो है वो करती है, जैसे कि किसान में बाजार लगाने, किसान का बाजार लगता है, किसान मेला, कृषि मेला लगता होगा, आपने सुना होगा, उसमें जो है किसानों को बीज खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना, मिट्टी की जांच करना, ये सब सिखाया जाता है। वहाँ पे मेले लगते हैं जहाँ पे सामानों का दाम जो उन्हें कम भी मिलता है, इससे किसान जो है उसे खरीद पाते हैं और अपना जो भी क्रियाकलाप है कृषि का उसको कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इस परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोग तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आ गई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती हो रही है तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और किसानों की स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। यहाँ आपको बताया जा रहा है, मान लीजिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या निरंतर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और पृथ्वी का आकार तो बढ़ेगा नहीं, उसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आए दिन जनसंख्या में बढ़ने के कारण जो है भूमि की अत्यधिक कमी हो गई है। किसान मुनाफा कमाने के लिए भी भूमि का प्रयोग जो है वो गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर आप भूमि को कुछ समय के लिए पड़ती नहीं छोड़िएगा तो वो बंजर हो जाएगी। तो सरकार मतलब किसानों के लिए योजना तो बनाती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता। जितने किसान हैं वो अधिकांश तक गरीब हैं और कृषि पर निर्भर है। वे अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो वे मार्केट में क्या बेचेंगे। जहाँ पे आप अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे कृषि की स्थिति इतनी अच्छी है, भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे किसानों के पास अपनी बहुत सारी भूमि है,
100 करोड़ के मतलब वहाँ पे 100 करोड़ लोग भी जितने हैं, उनके पास भी भूमि 50-60 करोड़ के करीब है आम किसान के पास, जो अपना भरण-पोषण करते हैं। और जो व्यापार व्यवसाय करते हैं उनकी स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस हिसाब से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ के किसानों की। यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा तकनीकी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है वे खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि जो है वो कम ही हो रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि जो है वो करना अनिवार्य हो गया है। और इस कारण जो है बहुत ज़्यादा जंगलों को साफ़ किया जा रहा है खेती करने के लिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति करना जो है वो कृषि से ही संभव हो सकता है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि में तो कमी आएगी ही, और कृषि में भी कृषि को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उससे भूमि का ह्रास भी हो जाएगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि खाद्य संकट पैदा हो जाए, लोग भूखे भी मरने लगे। तो इसके लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, और जो भी हमारे पास है उसमें तकनीकी सुविधा का प्रयोग करते हुए खेती को उन्नत बनाना होगा, तभी जो है हम इस समस्या से बच सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको 120 शब्दों में देना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। मतलब कृषि का विस्तार किस तरीके से हो, कृषि में जो भूमि का प्रयोग होता है उसमें कमी ना हो, बढ़ती जनसंख्या के साथ जो किस तरीके से मिलाकर चला जाए। तो किसान की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम बनाया उसके बारे में जानेंगे। भारत कृषि प्रधान है, हम जानते हैं। देश में 60% से भी अधिक लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं। कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधार किए गए जो निम्नलिखित है। पहला है जमींदारी प्रथा। शुरुआत में जमींदारी प्रथा जो है एक मुख्य अंग थी कृषि का, जहाँ पे मतलब देश को चलाने के लिए जमींदारी प्रथा को शुरुआत किया गया था, जहाँ पे पैसा लिया जाता था कर के रूप में किसानों से बहुत ज़्यादा। उस समय किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जमींदारी प्रथा एक अभिशाप की तरह थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और भूमिहीन काश्तकारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया कि जो ज़मींदार है वो अब किसानों से कर नहीं लेंगे, उनको अपना हक दे दिया और किसानों को अपना हक दे दिया। क्योंकि उन्हें पहले बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, बहुत सारे किसानों को ज़मींदारों के पास इतने कर्ज हो जाते थे कि उन्हें अपना जीवन तक जो है वो गुलामी उनको करना पड़ता था, उनके परिवार को भी। तो यह प्रथा अब समाप्त कर दी गई है, ज़मींदारी प्रथा, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार तो हुआ ही है। खेतों की चकबंदी, पहले किसानों के पास छोटे-छोटे खेत थे, अब आर्थिक रूप से गैर लाभकारी हो गया। अब सरकार क्या करती है, उनको मुहैया कराती है, मतलब ज़मीन मुहैया कराती है, उस पर खेती करवाती है, और जो भी फ़ायदा होता है वो किसान और सरकार दोनों में बराबर-बराबर बाँटा जाता है। तीसरा, हरित क्रांति ने क्या किया है, सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए हैं। सरकार किसानों को उन्नत किस्म के बीज देती है ताकि वो उन्नत किस्म की खेती कर सकें और उन्हें जो है मार्केट में इसका फ़ायदा मिल सके। गेहूँ की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया और इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। जो कृषि में नया परिवर्तन आया उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य, किसानों को पर्याप्त सुविधाएं सिंचाई उपलब्ध कराना और कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना भी शुरू करवाना। जैसे मान लीजिए अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ पे खेती के लिए जो है पानी की सुविधा नहीं है, तो सिंचाई और पानी की सुविधा के लिए सरकार ने क्या किया है, बगल के राज्यों से जो है पानी उनको मुहैया कराया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप खोजें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य जिनके पास अपना कुछ नहीं है, तो सरकार क्या करती है, किसानों को सहायता देती है, पानी या मिट्टी या फिर कुछ अन्य बीज वगैरह भी जो है सरकार उपलब्ध करवाती है। फसल बीमा, प्रायः सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण जो फसलें नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को हानि होती है, और पहले हानि हो जाने के बाद भी जो जिस समय अंग्रेज का शासन था तो वो किसी भी तरीके से कर पर नियंत्रण नहीं रखते थे, मतलब उनसे हमेशा जो है वो कर ज़्यादा लिया जाता था। तो अब ये चीज़ें जो है समाप्त हो गई हैं। अब फसल बीमा के हो जाने पे अगर कभी भी सूखा, बाढ़, आग लग जाता है खेत में, तो इससे क्या होता है, इस क्षति से जो है किसान बच पाते हैं आसानी से, उनको उचित मुआवजा मिलता है और उससे सुरक्षा भी प्रदान होती है। छठा पॉइंट है, सरकारी संस्थाएं किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसमों की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मतलब सरकारी संस्थाएं क्या करती है, ये किसानों को सहायता करती हैं, लोन भी दिलवाती है सस्ते दामों पर, जहाँ पे महाजन और सूदखोर जो होते थे और बिचौलिए, ये किसानों से ज़्यादा कर लेते थे और कर के नीचे वे इतने दब जाते थे कि उन्हें अपना पूरा जीवन जो है वो गुलामी करके बिताना होता था। सातवां है, किसानों के लाभ के लिए भारत में किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। अगर कभी भी आपातकालीन दुर्घटना हो जाती है तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है किसान क्रेडिट कार्ड से। आठवां है, किसानों को बिचौलिए के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार देती है। उनके अन्नों को उचित मूल्य पर खरीद के बाजार में उचित मूल्य पर बेचती है, जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके। नौवां है, खेती में आधुनिक उपकरण के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। सरकार ने बहुत सारी सहायता की, किसानों को ट्रैक्टर वगैरह दिलवाना, लोन के ही मतलब लोन देकर ही उनको दिलवाना या फिर उनकी सहायता करना, तो इससे खेती में काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार हुआ है। 10वां है, भारतीय कृषि में सुधार के लिए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई, जहाँ पे किसानों को खेती करने के नवीन तरीके सिखाए जाते हैं और किस तरीके से अपनी खेती को उन्नत बनाया जाए उसके लिए भी उन्हें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को आपको बताना है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देश जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ एक दूसरे के देश में आने जाने लगी है, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक पाती है। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित है। वैश्वीकरण यानी कि इंग्लिश में आप अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम उसे बोलते हैं जब हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, दुनिया के सामान हम लेते हैं, हम उनको बदले में अपने सामान देते हैं, मतलब हमें एक नई दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है, जहाँ से सामान ले जाने और लाने में जो है लोग आकर्षित होते हैं, नए सामानों को खरीदते हैं। तो इससे भारत को भी फायदा हुआ है, जिसमें हम पॉइंट के रूप में जानेंगे। भारत दूसरे देशों को अन्न निर्यात करके अपनी ज़रूरत का अन्न सामान खरीदने लगा है, मतलब भारत बहुत सारा सामान दूसरे देशों को देता है, बदले में उनसे दूसरा सामान लेता है। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का उत्पादन जो है वो अधिक होने लगा है। भारत में गरम मसाले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कॉटन से बने कपड़े, ये बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ से ये चीज़ें डिमांड होने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, जिससे भारत को फायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। वे लोग बाहर के व्यापारियों से जुड़ गए हैं और जिससे कि उनका माल जो है आसानी से एक दूसरी जगह जो है पहुंच जाता है और लोग खरीदते भी अच्छे दामों पर। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन होने वाले दूसरे देशों में जो चीज़ें हैं वो अधिक पैसे में बिकते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई चीज़ें बनी हैं तो वो देसी हैं, तो अगर यहाँ 5 रुपये मिलती है तो वहाँ पे 7 रुपये या 8 रुपये मिलेंगे, तो इस तरीके से किसानों को फ़ायदा होता है। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से से बहुत देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी है जो पहले संभव नहीं था। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी बाहर से आकर जो है भारत में रहने लगी हैं और तरीके का सामान जो है वो बनाने लगी हैं। वैश्वीकरण के कुछ बुरे प्रभाव जो हैं वो निम्नलिखित हैं। विश्व में धनी देशों में विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू हो गई हैं, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो विकसित है, हमारा देश विकासशील है, मतलब अभी विकसित होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि भारतीय किसानों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, तो कभी कभी उन्हें गरीबी का भी सामना करना पड़ता है, उन्हें अपने सामानों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें नुकसान होता है और वे काम छोड़ देते हैं एक समय तक आते आते। तो ग्लोबलाइजेशन का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा है, विश्व के धनी देश निर्धन देशों को सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत विकसित देशों के मुकाबले अगर कम जोड़ है, तो यहाँ पे जो मतलब अधिक व्यापारी लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं, वो लोग किसानों को मजबूर करते हैं कि वे अपने अन्न को सस्ते दामों पर बेचें, अपने वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचें, जिससे कि भारतीयों को घाटा भी होता है कभी कभी। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वे अपने मालों को बाजार में ठीक से बेच नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन्हें जो है वो नुकसान होता है। वे अपना माल बिचौलिए या महाजन को बेच देते हैं या सूदखोर को, जिससे कि फ़ायदा वो कमा लेते हैं और उनको नुकसान होता है। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया है। किसानों ने ही वस्तु पैदा की जिससे कि बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। अगर हम कृषि में वैश्वीकरण की बात करते हैं, जो डिमांडेबल चीज़ होती है, मतलब जो डिमांड में होता है आदमी वही बनाता है। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें डिमांड में है आदमी उसी का बिजनेस करता है, अपने देश के लिए लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, दूसरे देश के बारे में सोचता है। तो वैश्वीकरण का कुछ कुप्रभाव भी पड़ा है जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। कृषि के वैश्वीकरण के कारण भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर रहना पड़ा, क्योंकि जब ब्रिटेन ने हम पे आक्रमण किया था, 100 सालों से ऊपर तक हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो वे हमारी चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीद के बाजार में महंगे दामों पर बेच के अधिक मुनाफा कमाते थे। मार्केट तो मिलना ही था, लेकिन भारतीय माल जो होते थे उनको सस्ते दामों पर खरीदने के कारण जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटा होता था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाले मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, मतलब अधिक मुनाफा दिया जाता है, अधिक पैसे दिए जाते हैं भारत के मुकाबले। तो भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति जो वो सुधारनी होगी कि उनका जो सामान है वो सस्ते दामों पर ना बिके, जितना सभी लोगों को मिलता है उतना ही सामान उनको भी उचित दाम पर दिया जा सके, तभी जो है भारत की स्थिति जो है वैश्वीकरण के रूप में सुदृढ़ होगी। अन्यथा इसमें 50-50% का जो चांस है, आधा घाटा का और आधा लाभ का हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है, लास्ट है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कर, मतलब चावल को उपजाने के लिए कैसी स्थिति चाहिए भारत में। तो भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न जो है वो चावल है। भारत चावल के उत्पादक के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद।
यह एक खरीफ फसल है। चावल को हम खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। मतलब इसकी खेती भी, धान की खेती भी वर्षा के सीजन में होती है, तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे इसकी खेती अच्छी होगी। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके यह उगाया जा सकता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है वो चावल के लिए आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी सबके लिए आदर्श होती है, तो चावल के लिए तो खास करके है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण जो है, मतलब जहाँ पे नहर बहुत ज़्यादा है और नलकूप ज़्यादा है, तो वैसा जो मतलब शहर है वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र जरूर है, लेकिन इन्हें वर्षा सिंचाई के द्वारा जो है जल उपलब्ध कराया जाता है और चावल की खेती जो है वो की जाती है। चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी। चावल जून जुलाई में बोया जाता है और मानसूनी पवनों के साथ यह उगाया जाता है। पतझड़ ऋतु में जो है यह काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में चावल मोस्टली जो है वो कट जाते हैं। तो चावल की खेती के लिए हमने जाना कि यह जो है भारत दूसरा बड़ा देश है। इसको उगाने के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए। चावल को हम खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं। यह उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है। यह नदी घाटियों में भी उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आदर्श मानी जाती है। जिस जगह पे पानी की कमी है वहाँ पे भी पानी उपलब्ध कराकर राजस्थान गुजरात जैसे देशों में, राजस्थान गुजरात जैसे शहरों में जो है भारत देशों में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा तो है ही जहाँ पे जो है चावल की खेती होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यह जो है लगाया जाता है जून जुलाई के समय, और पतझड़ ऋतु में जो है यह काट लिया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।